नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हरियाणा में राजनीतिक पार्टियों ने 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या इनेलो, सभी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। जहां एक और हरियाणा सरकार की तरफ से जनता को सौगातों पर सौगातें देकर लुभाने की कोशिश की जा रही, तो वहीं कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में लगातार आपको बता दें कि जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिशें कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर होगा, यह भी साफ हो जाएगा। हालांकि हरियाणा के विकास की गति का पहिया इस वक्त बीजेपी के हाथ में है, लेकिन 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। हिमाचल में विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के बाद कांग्रेस के अरबाब सातवें आसमान पर पहुंच चुके हैं और अब हिमाचल के तौर पर ही कांग्रेस हरियाणा में भी बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो आगामी समय हरियाणा के लिए कहीं ना कहीं चुनावों का समय होने वाला है। 2024 में विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी है और इस बार कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा ने जैसे मानो कि जोश भर दिया हो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर, और इसका कितना असर पड़ेगा। साथ ही बीजेपी की तरफ से लगातार जनता को सौगातें दी जा रही हैं। सौगातों पर सौगातें देने के साथ ही प्रदेशवासियों को लुभाने की कोशिश की जा रही, तो वहीं इनेलो भी इसमें रण में कूद पड़ी है और लगातार तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। अब इसका क्या कुछ असर पड़ेगा 2024 को लेकर, कौन कितना तैयार है, यह भी आज समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से सत्यव्रत शास्त्री मौजूद हैं, ओमकार सिंह हमारे साथ इनेलो से मौजूद हैं और साथ ही बजरंग दास गर्ग हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यव्रत शास्त्री जी, सत्यव्रत जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, बिल्कुल अच्छी आ रही है। देखिए, कहीं ना कहीं अब जनता को सौगातों देने का सिलसिला लगातार जारी हो गया है। हालांकि जब से सत्ता में है तब से लगातार सिलसिला तो चल ही रहा है, लेकिन जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है, विकास का पहिया भी और तेज गति से चलने की कोशिश कर रहा है। निश्चित रूप से प्रियव्रत जी, विकास का तो उस दिन से आरंभ हो गया था जिस दिन से हरियाणा और केंद्र के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शपथ ली थी। उसके बाद देश के हर कोने में, हर स्टेट में, हर क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र और कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग के लिए, खुशहाली के लिए, उसके विकास के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए कोई अवसर न मिला हो। क्योंकि जब जन जन का विकास होगा तो ही देश का विकास होगा और जन जन की भागीदारी से देश का विकास और दुनिया के सर्वोच्च पद के ऊपर प्राप्त करने की लालसा हर भारतीय की है, उसकी पूर्ति होती नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले तो आज मैं उस महान राष्ट्रभक्त को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा जिसने अपने कतरे कतरे से इस देश की मिट्टी को न केवल हिंदुस्तान बल्कि आज का तो चाहे बर्मा हो, चाहे थाईलैंड, ये पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इस सारे भूभाग के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और अंतिम समय तक देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। इस नेता सुभाष चंद्र बोस को मैं अपनी ओर से उनका पुण्य स्मरण करता हूं और देशवासियों से आह्वान करूंगा, जिस प्रकार से देश की आजादी के लिए उन्होंने तन मन धन सब कुछ समर्पित करके अंग्रेज सत्ता को बाहर फेंकने के लिए जो साहस किया, आज पुनः देश के निर्माण के लिए जो जन जन इसके लिए तत्पर है, निश्चित रूप से दुनिया के अंदर हम तेजी से बढ़कर नेताजी सुभाष चंद्र का वो स्वप्न साकार करेंगे जिसके अंदर वो दुनिया की ताकत देश को मनाना चाहते थे। चलिए, आऊंगा मैं आपके पास, दूसरे राउंड में आऊंगा। बजरंग दास जी, बजरंग जी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आवाज आ रही आपकी। चलिए, बजरंग जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस बार मुझे लग रहा है 24 में सत्ता में वापसी करने की कोशिश लगातार कर रही है और राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा है कहीं ना कहीं एक तरीके से जोश भरने का काम जरूर किया है, लेकिन बीजेपी और जेजेपी जिस तरीके से अपनी योजनाओं के साथ प्रदेश में विकास करती हुई नजर आ रही है, आखिर कांग्रेस कैसे जनता के बीच जाएगी और समझाएगी कि जनता को कैसे मॉडरेट करेगी। हालांकि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, हरियाणा से जो निकली है, ज्यादातर यही देखा गया है कि जिन प्रदेशों में चुनाव है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। प्रियव्रत जी,
सबसे पहले मैं नेता सुभाष चंद्र बोस जी को, जो जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और आजाद हिंद फौज पूरे देश के अंदर खड़ी की और जवानों के अंदर एक हौसला बुलंद किया, उनको आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूं और उनको सलाम करता हूं। जहां तक आपने सवाल किया 2024 का, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, कांग्रेस की फौज पूरी तरह से तैयार है। जहां तक कि आज प्रदेश की जनता, देश की जनता महंगाई से त्राई त्राई कर रही है, बेरोजगारी, इस सरकार ने वायदा किया था इस साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, मोदी साहब का वायदा था, एक आदमी को रोजगार नहीं दिया, महंगाई सर चढ़ के बोल रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे ज्यादा खराब कानून व्यवस्था की स्थिति है। और भ्रष्टाचार तो आप देखोगे, रिश्ती घोटाला, खनन घोटाला, धान घोटाला, यहाँ तक कि शराब घोटाला, पेपर लीक घोटाला, घोटाले की सरकार आपके सामने है। और जहां तक कि कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के टाइम के अंदर 2005 से लेकर 2014 तक अनेकों यूनिवर्सिटियां बनी, 5 बिजली के थर्मो प्लांट अगर लगाए तो कांग्रेस पार्टी में के समय में लगाए, इनके समय में एक भी बिजली की पैदावार का एक यूनिट का भी प्लांट नहीं लगा। ये तो स्थितियां रही है। इनके राज के अंदर सरकारी स्कूल बंद हुए, इनके राज के अंदर ना अच्छी शिक्षा मिल रही है, ना अच्छी चिकित्सा मिल रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूं 2024 भाजपा जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। लोग मतलब इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव हो और कब इनको नहीं, चुनाव हुआ था। अभी मैं फाइनल पे नहीं जाऊंगा, लेकिन सेमीफाइनल का जिक्र जरूर करूंगा। अभी आदमपुर में उपचुनाव हुआ था, उसमें क्या हुआ था? उसमें तो अपना गढ़ भी नहीं बचा पाई थी कांग्रेस। नहीं, अब जुमान क्या, हमारे 52,000 वोटें आई है। आप ये देखिए, एक तो पूरी सरकार, दूसरी तरफ चौधरी भजन लाल जी का गढ़, तीसरी वो भजन लाल जी का गढ़, वो तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाएगा ना सरकार का। भजन जी, वो तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाएगा ना। नहीं सुनो, जहाँ कांग्रेस का सवाल है, आप सब मानते हो। कुलदीप बिश्नोई का एक बयान भी आया है, बोला ये तो हमारी वोट है, भारतीय जनता पार्टी कोई वोट नहीं मिली। उसके लड़के ने, उसने खुद ने बयान दिया है, ये तो हमारी परंपरा से वोट जो फिक्स थी वही मिली है, हमें कोई सरकार के नाम की भारतीय जनता पार्टी की वोट नहीं मिली। आप ये बताइए, कांग्रेस की वोट मिली है कह सकते हैं? अपना कांग्रेस का कैंडिडेट के सिवाय कोई कैंडिडेट इनके पास था क्या? इनके 2 कैंडिडेट थे, एक तो करण जी जो चेयरमैन था माटी कला बोर्ड का, वो पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करेगा। एक इनका दूसरा क्यों निकल गया? सेंटर वो चला गया। अपने ही छोड़ते जा रहे हैं बजरंग दास जी आपको। चलिए मैं लौटूंगा। ओमकार जी, अभी बजरंग दास जी जी जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि जनता जो है वो चुनाव का इंतजार कर रही है, लेकिन आदमपुर में अभी ताजा ही चुनाव हुआ था। आप दोनों लोगों के जख्म जो है वो भी हरे ही होंगे। इनेलो तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई थी। 24 की कैसी तैयारियां हैं? प्रियवत जी, पहले तो मैं बता दूं, प्रत्येक पार्टी के सिद्धांत, नीतियां, योजना और स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। 2024 के लिए प्रत्येक पार्टी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी बना रही है। जहां तक इनेलो का सवाल है, इनेलो प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाती है। उसमें हर वर्ष हम तैयार रहते हैं, हम हमेशा एक्शन मोड में है, चाहे चुनाव कल करवा लें। और दूसरी बात, कांग्रेस आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। आज जरूरत क्या है? आज जरूरत है, इस सरकार से जनता सताई हुई है, जरूरत है दिल से दिल मिलाकर इनको बाहर करने की। कारण आज प्रत्येक वर्ग दुखी है। आप देख लीजिए, अभी पहलवान धरने पे बैठे थे, अब किसान धरने पर बैठे हैं। किसान तो बेचारे पहले 13 महीने धरने पर बैठे। आप हिसाब लगाइए, परिवार पहचान पत्र, बीपीएल कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी, बुढ़ापा पेंशन। चलिए उन सब पे आएंगे, लेकिन आज तैयारियों का जिक्र कर लेते हैं कि इनेलो किस तरीके से तैयार है। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। अरे आप चलिए, जो मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं ना। मैं मुद्दे पे ही करता हूँ। प्रियवत जी, इतनी जल्दी ना छोड़िए मेरे को। देखिए, इनेलो हर वर्ष 25 सितंबर को रैली निकालती है। अब 20 फरवरी से भाई अभय सिंह चौटाला जी परिवर्तन पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। उस परिवर्तन पद यात्रा से हरियाणा की जनता दुखी है। आप ही बता दीजिए कौन सा वर्ग दुखी है, दुखी नहीं है? आप बता दो।
हर वर्ग ये कह रहे हर वर्ग के सम्मान में काम किया। बता दीजिए एक वर्ग, कोई एम्प्लॉई, कोई विद्यार्थी, कोई झुकी हो। हमने 20 फरवरी से परिवर्तन पद यात्रा शुरू करनी है, जो हरियाणा के प्रत्येक कोने कोने में, प्रत्येक गांव में एक एक दिन, दो दिन एक एक हल्के में लगाएंगे, 3 दिन एक एक हल्के में लगाएंगे। जनता इनसे बहुत दुखी है, मुख्य रूप से। तो दुख का हल क्या निकलेगा? परेशान है ओंकार जी। हल जब परिवर्तन पद यात्रा निकलती है, किसी भी पार्टी की पद यात्रा निकलती है, तो जनता से सीधा संवाद होता है, लोगों से सीधी बातचीत होती है। जो अपने कार्यकर्ता छोड़कर चले जाते हैं उनको मना लिया जाता है और नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं। इस पद यात्रा से हरियाणा को बिल्कुल परिवर्तन होगा और उसी परिवर्तन की बदौलत 2024 में ये बीजेपी और जेजेपी, जिससे प्रत्येक वर्ग परेशान है, ये सत्ता से बाहर होगी। और ये सच्चाई है, ये कोई झूठ नहीं है। आप देख लीजिए, काट की हड्डी एक बार चढ़ती है। 47 सीट आई थी बीजेपी की, दूसरी बार नहीं चढ़नी थी, 40 आई। जनता ने तो इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, 50 विपक्ष में पड़ी थी। लेकिन हुआ क्या, जेजेपी जिसने बीजेपी के विरोध में सीटें जीती, आप देख लीजिए जहां जहां जेजेपी जीती वहां बीजेपी को हराया। और लेकिन सुनिए ओंकार जी, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे थे 47 आई थी, 40 रह गई, लेकिन कभी सत्तासीन वाली इनेलो एक विधायक के साथ आज विधानसभा में है। प्रियवत जी, मैं मानता हूं, मेरे को याद ना दिलाइए, हमारी याददाश्त बहुत तेज है। एक ही सीट है हमारी, कहीं ना कहीं पहाड़ चढ़ने जैसी जरूरी स्थिति है इनेलो की सत्ता में आने के लिए। कभी बीजेपी की भी 2 सीट थी और आप याद कीजिए 2009 में बीजेपी की 4 सीट थी। प्रियवत जी सामने बैठे हैं शास्त्री जी, 4 सीट थी बीजेपी की, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2000 बिल्कुल, ये तो जनता के हाथ में है, किसको जनता देखना चाहती है सत्ता में, किसके हाथ में विकास की चाबी देना चाहती है। लेकिन उम्मीद है कि इस बार इनेलो जो है वो अपनी संख्या जरूर बढ़ाएगी, क्योंकि अकेले काफी जी इनेलो को जनता चुनेगी, संख्या नहीं बढ़ाएगी। और अगली सरकार 100% इनेलो की बनेगी। 2019 में भी इनेलो की बननी थी। चलिए सत्यव्रत जी जरा तैयार रहिए, इस बार ओंकार जी की पार्टी आपको कड़ी टक्कर देने वाली है। अगर सरकार ना आई लेकिन मुख्य विपक्ष में जरूर ये बैठेंगे। सत्यव्रत जी, लेकिन एक बात मेरे जहन में है जो थोड़ी सी घर कर गई कि कहीं ना कहीं इस बार हिमाचल में कांग्रेस ने जिस तरीके से सुनिए सवाल सुन लीजिए। बजरंग जी का दिल फिर भी नहीं पसीजा। कितनी बार ये लल्लो पप्पो हो रही है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के लोग कठोर दिल के लोग होते हैं, ये दिल पसीजता नहीं है। और इन लोग जो की है मानती नहीं है उनका कहने से, इसलिए संघर्ष तो इन दोनों में है कि भाई हम सेकंड थर्ड पर नहीं। देखिए जिस तरीके से इस बार सत्ता से बेदखल किया है आपको हिमाचल में कांग्रेस ने, उसके बाद जो कांग्रेस के अरमान है वो 7वें आसमान पर नजर आ रहे हैं। देखिए त्रिवेणी, 7वें आसमान पर जाएंगे वो फिर और ऊपर चले जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए धरातल पर। और धरातल पर कांग्रेस की स्थिति ऐसी है नहीं कि वो हरियाणा की या देश की सत्ता में आए। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, पहले 2024 में होगा लोकसभा का चुनाव, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जाएगी। और फिर तीसरी बार एक नया चमत्कार देश के अंदर होगा कि एक भाजपा की सरकार जो लगातार तीसरी बार देश की सत्ता पर आसीन केवल इसलिए नहीं होगी कि वो बड़े लोगों की पार्टी है, वो इसलिए नहीं होगी कि उनके पास बड़े खानदान के लोग हैं, वो इसलिए होगी कि वो गरीब कल्याण के समर्पित सरकार का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी ने किया था। वो न केवल देश के गरीब के लिए काम किया, देश की सीमाओं को सुरक्षा करने का काम किया, देश को आतंकवाद से मुक्त का काम दिया। और दुनिया भर के अंदर आज जब भी कोई वैश्विक घटना होती है तो दुनिया के नेता मानते हैं कि नरेंद्र मोदी से बातचीत कर लो। ये याद रखना चाहिए इन लोगों के प्रवक्ता भाई बड़े भाई साहब को, बजरंग दास को भी, कि यूक्रेन और रशिया के बीच संगीनें चल रही थी, उन संगीनों के बीच 30,000 भारतीय नौजवानों को लेकर आना कितनी बड़ी चुनौती थी। ये वैश्विक नेतृत्व की ही ताकत थी जो दोनों तरफ की संगीनें रुकी और भारतीय तिरंगे का सम्मान करते हुए लोगों ने वहां निकाला। और उसके अंदर आपने आपके मीडिया के माध्यम से अनेक ऐसे प्रकरण भी आए कि पाकिस्तान जो भारत की विरोध के ऊपर जिसका अस्तित्व खड़ा रहता है, उनके हाथों में भी तिरंगा झंडा था और उस तिरंगे की
चलिए बजरंग दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सत्यव्रत जी मैं लौटूंगा आपके पास। तो के लिए पहले लोकसभा का चुनाव है और यात्राएं पदयात्राएं चलती रहती हैं, लेकिन अब यात्राओं का समय बीत गया सत्यव्रत जी। अब तो तेजस जैसा विमान देश के अंदर आ गया। अब तो इतने प्रकार की हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, आप वापस लौटने का जमाना नहीं है। चलिए लौटूंगा सत्यव्रत जी मैं लौटूंगा बजरंग जी। देखिए जो हकीकत है जमीनी स्तर के ऊपर भाजपा सरकार से हर वर्ग का नागरिक दुखी है। मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको। जो 2005 में हमारी सरकार बनी, हमने गरीबों के लिए 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल देने का काम किया, 20 रुपए किलो दाल देने का काम शुरू किया। हमने 100 गज के 382 गरीबों को प्लाट 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए। यहां तक कि हमने गरीबों के लिए पाइपलाइन घरों तक का पुचाई, टूटी फ्री, पाइपलाइन फ्री, 200 लीटर पानी की टंकी फ्री लगाई। जितनी योजना थी सारी योजना इन्होंने, जब भाजपा की सरकार आती 2014 में ही सारी गरीबों की योजना बंद कर दी। और 5 लाख से ज्यादा जो गरीबों के बुजुर्ग लोग थे उनके पेंशन योजना बंद कर दी। लाखों आदमी के जो गरीबों के राशन मिलता था, बीपीएल कार्ड थे, वो काट दिए। यार ये क्या किस मुंह से कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए फलाने के लिए। हाँ यहाँ सुन लो, इन्होंने एक काम और किया, व्यापार उद्योग बंद करने का काम किया। इन्होंने घोषणा की कि उद्योग के माध्यम से हम 75% बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 1.5 साल से ज्यादा हो चुके, 75 आदमी को ये रोजगार नहीं दे पाए। किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे? ये कहते थे रसोई गैस का सिलेंडर हम 250 रुपए कर देंगे, 400 वाला 1100 पार कर दिया। ये कहते थे हम 60 रुपए वाला पेट्रोल डीजल जो है 35 रुपए कर देंगे, वो 100 पार कर दिया। मैं यही बताना चाहता हूँ, आज आंगनबाड़ी के वर्कर धरने पे बैठे हैं, किसान धरने पे बैठे हैं, यहाँ तक के इनके मंत्री देख लो महिला कोच वर्गों से वहां से भी उनसे छेड़ और महिला शोषण हो रहा है। आज मंत्री रसगुल्ले खा रहा है और मुख्यमंत्री जी क्या कहता है, आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता। तो दोषी किसका होगा? उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, वो मुख्यमंत्री से मिल ली, गृह मंत्री से मिल ली, पूरा देश पूरी खाप उनके समर्थन में आ ली। मगर ये जो सवाल है खुआने के लिए और उनको बचाने में लगी हुई है। इसी प्रकार देखो ब्रिजभूषण जो बैठे हैं, राष्ट्रीय कोच, राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ महिला शोषण कर रहे हैं। इस बार मुद्दे तो है। खैर देखिए बजरंग दास जी, देखिए इससे नकारा नहीं जा सकता क्योंकि सांसद है, मगर क्या है केंद्र सरकार कमेटियां बनाकर लोग पोस्टी कर रही है इंक्वायरी की। अरे भाई चोर डंडती चोर में अगले राउंड में आता हूँ बजरंग जी, आता हूँ अगले राउंड में। थोड़े से आरोप बचा के भी रखिए बजरंग दास जी, अगले राउंड में क्या आरोप लगाएंगे? उनकी कमेटी है, सरकार की कमेटी, सरकार ने बनानी, उन्होंने फैसला देना। जब मुख्यमंत्री लौटूंगा ओमकार जी, मंत्री को नहीं उठा, रुके बजरंग दास जी, अरे लौटेंगे भाई। वो ब्रिजभूषण के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही तो कैसे हमारी माता बहनों को, बेटियों को मतलब उनको इंसाफ मिलेगा? लौटेंगे एक मिनट बजरंग जी, लौटेंगे। थोड़े आरोप बचा लीजिए, अगले राउंड में भी आएंगे आपके पास, अभी समय है। थोड़े से आरोप अगले राउंड के लिए बचा के रखिए। ओमकार जी देखिए, अगर बात की जाए तो तो कहीं ना कहीं इनेलो के लिए चुनौती इस बार बहुत ज्यादा है। हालांकि जब अभी उपचुनाव हुआ था तो इनेलो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई थी। हालांकि रीजन हो सकता है कि जिस तरीके से लोगों ने दल बदल जो प्रत्याशी था वो भी रीजन रहा हो सकता है। कोडाराम को जिस तरीके से प्रत्याशी बनाया गया, दल बदल के कारण शायद उनको वोट ना मिल पाए हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, लेकिन सत्ता के लालच में आके उन्होंने इनेलो ज्वाइन कर ली और सोचा कि विधायक बन जाएंगे, लेकिन जमानत भी नहीं बचा पाए। तो कैसे क्या कुछ इस बार इनेलो तैयारी करेगी अपनी? आप बार बार आदमपुर के चुनाव की बात कर रहे हैं।
क्योंकि फाइनल से पहले सेमीफाइनल हो जाता है ना। सुनिए, इलाहाबाद याद नहीं आ रहा आपको, बड़ौदा याद नहीं आ रहा आपको, तो मैं आपको याद दिला दूं। इलाहाबाद में भाई अभय सिंह चौटाला जीते थे और बड़ौदा में कांग्रेस जीती थी, जबकि उपचुनाव में साम दाम दंड भेद सरकार प्रत्येक मायना यूज करती है और उपचुनाव नॉर्मल रूप से और साधारण रूप से सरकार का होता है। आप उनकी भी तो बात कर लीजिए, 2 उपचुनाव सरकार हारी है, अगर एक जीत गई वो इलाहाबाद में जब उपचुनाव हुआ था तो सरकार किसकी थी? सरकार बीजेपी की तो जीती तो हम ना। नहीं तो वहां साम दाम दंड भेद नहीं अपनाया जा सकता था क्या? अपनाया, इन्होंने सब कुछ अपनाया, लेकिन 2 उपचुनाव बीजेपी और देखिए बात 2024 की करेंगे तो ये तो जरूर देखना पड़ेगा ना कि आज की स्थिति क्या है। आज रोजगारी भाई अगर साखी बचानी होती तो इलाहाबाद में भी तो बचाई जा सकती थी ना ओंकार जी, वहां भी साम दाम दंड भेद उपयोग किया जा सकता था, बीजेपी अपना प्रत्याशी जिता सकती थी। श्रेयावत जी आपको सिर्फ और सिर्फ आदमपुर नजर आ रहा है। मैं बात नहीं तो ये तो गलत आरोप है ना ओंकार जी। चलिए मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं अरे ओंकार जी आप अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं। सुनिए नहीं यहाँ पर मैं आपको गलत ठहराऊंगा। चलो मेरे को गलत ठहरा दो, मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूँ 2024 की अगर बात करेंगे तो आज देख लीजिए प्रदेश में स्थिति क्या है, बेरोजगारी भ्रष्टाचार कहाँ पे चला गया। आप खुद देखिए महंगाई की स्थिति क्या है और इस सरकार ने तो प्रदेश को प्रयोगशाला बना के रख दिया है और जनता को प्रयोग की वस्तु। आप देखिए कहाँ से आया परिवार पहचान पत्र और उसमें आमदन को क्राइटेरिया बना के 10 लाख लोगों के बीपीएल राशन कार्ड काट दिए, 4 लाख लोगों की बुढ़ापा पेंशन काट दी, 42,71,000 प्रॉपर्टी आईडी बनाई, 160 करोड़ रुपए याशी कंसल्टेंसी को दे दिए और 42,71,000 की सारी में से अधिकतर प्रॉपर्टी आईडी गलत है। आप जरा हिसाब लगाइए। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, जल्दी से खत्म करिए क्योंकि मुझे डिबेट को वाइंड अप भी करना, समय का थोड़ा सा अभाव है। 42,71,000 प्लस 10 लाख प्लस 4 लाख 56,71,000 लोग सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से सरकार की प्रयोगशाला से इफेक्टेड है। एक परिवार में 4 लोग भी हो तो 2.25 करोड़ आबादी बनती है। इस सरकार ने सारी जनता को सड़कों पर ला दिया। 24 की लड़ाई जो है वो अब देखने को साफ तौर पर मिल सकती है। हालांकि प्रदेश में चुनाव का माहौल पूरी तरीके से बन चुका है, लेकिन अब जनता किसके साथ होती है ये भी देखने वाली बात होगी। ओंकार जी बहुत बहुत शुक्रिया, सतव्रत जी आपका भी और साथ ही बजरंग दास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखने वाली बात होगी कि 24 की तैयारी तो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जनता आखिर किसके साथ है ये 24 के चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू कराते हैं। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मालगाड़ी का गार्डरूम पटरी से उतरा है। आपको बता दें गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के पास पलटा गार्डरूम, देर रात 1:30 बजे हादसा हुआ है। लूप लाइन पर हुई घटना, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रेलवे कर्मचारियों ने मशक्कत के बाद बोगी को सीधा किया है। बोगी को पटरी पर चढ़ाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि जहां पर रेलवे कर्मचारियों ने मशक्कत के बाद बोगी को सीधा किया है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, मालगाड़ी का गार्डरूम पटरी से उतरा है। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के पास पलटा है गार्डरूम, देर रात 1:30 बजे हादसा हुआ है। तो बड़ी और अहम जानकारी, ये तस्वीरें देख सकते हैं यहां पर किस तरीके से मशक्कत के बाद यहां पर गार्डरूम को सीधा किया गया है। तो बड़ी और अहम अपडेट इस वक्त की गुरुग्राम से, जहां पर आपको बता देंगे कि भीषण रेल हादसा हुआ है। हालांकि किसी के भी जान के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मालगाड़ी का गार्डरूम पटरी से उतरा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। देर रात 1:30 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मालगाड़ी का गार्डरूम पटरी से उतरा है। यह बड़ी और अहम जानकारी, गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के पास गार्डरूम पलटा है। हालांकि किसी के भी जान के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं। 1:30 बजे के आसपास यह हादसा हुआ है। मालगाड़ी का गार्डरूम पटरी से उतरा है। गुरुग्राम से बड़ी और अहम खबर। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।